तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10वां क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इसके अलावा हम लोगों ने इसके डिटेल्स को भी जाना था कि वो एक गर्म दल के नेता थे, जिसके कारण वो मतलब अंग्रेजों से स्वशासन चाहते थे। तो स्वशासन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरली सा बोल सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले और जितने भी बाकी कांग्रेस के नेता थे, उनसे ये बलपूर्वक कहा कि अंग्रेजों से बात करने के बजाय उनसे संघर्ष करना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना हम नॉर्मल होंगे अंग्रेज उतना ज्यादा हम पर क्या करेंगे, हावी होंगे, और उतना ज्यादा वो हमारी आजादी को बोल सकते हैं कि हमसे दूर ले जाएंगे। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने क्या किया था, एक बोल सकते हैं कि एक तरह से वो ये चाहते थे कि बल के द्वारा अंग्रेजों को उनके शासन से हटाया जाए, भारत से निकाला जाए, और पुनः भारत में एक ऐसी साम्राज्य की स्थापना की जाए जहां पर हमारा अधिकार हो, जहां पर कानून में जो भी फैसला होगा वो हम लेंगे, हमारे लोग लेंगे, ना कि कोई बाहरी आदमी। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन का डिटेल्स को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय में हमें एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। जनरल सा है, आपको पता होगा आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा, 1942। 1942 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि उनको पता था कि अगर अंग्रेजों को हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और अंग्रेजों को अगर अब ज्यादा समय दिया जाएगा तो ये गलत होगा। क्यों, इसका कारण क्या था कि देखिए अंग्रेज जो थे 1939 से ही दूसरे विश्व युद्ध में जुड़ चुके थे, और चूंकि ये दूसरे विश्व युद्ध में जुड़े थे तो इस बार अंग्रेज जो थे या ब्रिटिशर जो थे वो लगातार बोल सकते हैं युद्ध में हार रहे थे। और ये सही समय था जहां पर महात्मा गांधी ने अपना दांव पेश किया, और उन्होंने अंग्रेजों को मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारतीय सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध में डाला, जिससे यहाँ के लोगों में नाराजगी बढ़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि महात्मा गांधी ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें जेल में भी डाला गया। और इसी के कारण से बोल सकते हैं कि अंग्रेज जो थे ये डर चुके थे कि अगर ये क्रांति आगे बढ़ा, मतलब कौन सा क्रांति, क्रांति था भारत छोड़ो आंदोलन, तो अगर ये क्रांति आगे बढ़ा तो इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा। इसलिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने पहले गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये आंधी जो था इस बार रुकने वाला नहीं था। ये आंदोलन इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि अब क्रांतिकारी जो थे, जो युवा क्रांतिकारी थे, साथ ही साथ किसान वर्ग जो था बहुत एक्टिव हो गया था। तो इस आंदोलन में किसान वर्ग भी भाग लेता है और युवा वर्ग जो थे वो भी भाग लेते हैं। भले ही महात्मा गांधी जी जो थे जेल में थे, लेकिन ये आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र था, क्योंकि अब जो था इसका केयर टेकर या बोल सकते हैं अब इस आंदोलन को चलाने के लिए खुद किसान वर्ग और छात्रों का एक बड़ा वर्ग, युवाओं का एक बड़ा वर्ग जो था वो आगे आ गया था। तो इसका आंसर हम लोग क्या जानेंगे, 1942। अब देखिए इसके अलावा कुछ और डिटेल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन जो था ये जनरली बोल सकते हैं कि एक स्थान है, एक मैदान है, वहां से ये आंदोलन शुरू किया था उन्होंने। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि महात्मा गांधी ने यह आंदोलन, ठीक है, कहां से शुरू किया था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कहां से शुरुआत किया था। देखिए इसके अलावा क्या बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय जनता की उपेक्षा। देखिए 1939 में दूसरा विश्व युद्ध में जैसे ही ब्रिटिश सरकार शामिल हुआ तो हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय सैनिकों को जबरन इसमें शामिल किया गया, क्योंकि वो जाने वाले नहीं थे। अब इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो अंग्रेजों ने उस समय भी महात्मा गांधी से, ठीक है, लगभग 16 के समय में महात्मा गांधी से डिमांड किया कि आप अपने लोगों को हमारे साथ युद्ध में भेजिए, इसके बदले में हम आपको बहुत सारी चीजों में छूट देंगे, और स्वतंत्रता का जो आपका लक्ष्य है उसमें कुछ हद तक बोल सकते हैं कि आपको क्या करेंगे हम, मतलब कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज इस बात से मुकर गए, जिससे महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा इसमें गुस्सा आया, वो बहुत नाराज हुए। और बकायदा उन्होंने क्या किया, बकायदा उन्होंने इस बात को अब जान लिया था कि काठ का हड़िया जो होता है एक ही बार चलता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिंपली रूप से दूसरे विश्व युद्ध में अपने लोगों से कहा कि इस तरह के युद्ध में आपको शामिल नहीं होना है, हम नॉर्मल ही क्या है, ठीक है, और रहा बात हमारे देश की आजादी का तो वो तो हम लेके ही रहेंगे। तो
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन था या बहुत बड़ा रिप्लाई था अंग्रेजों के लिए। तो देखिए एक ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, क्रिप्स मिशन की विफलता। अब देखिए क्रिप्स मिशन जो था स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। अब इसमें जो जो बातों को रखा गया था उससे महात्मा गांधी असंतुष्ट थे, क्योंकि क्रिप्स मिशन में कुछ डिमांड्स थी जो भारतीयों का था, जबकि यहाँ अंग्रेजों ने अपने डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ नए कानून लाए, कुछ ऐसे चीजों को जोड़ा जो उनका फायदा करते, ना कि भारतीयों का। तो कहीं न कहीं ये स्वतंत्रता का प्रस्ताव को बोल सकते हैं कि अधूरा सा लग रहा था। मतलब देखिए क्रिप्स मिशन में ये भी बात रखा गया था कि भारत को कब स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन जिस तरह से ये क्रिप्स मिशन में जो जो प्रस्तावना था या जो जो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं भारत को आजादी मिलने वाला है। ऐसा लग रहा था कि भारत जो है फिर से और ज्यादा दिन तक गुलाम हो जाएगा। तो इससे भी लोगों को नाराजगी थी। अगला था लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शोषण। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है वो जान लीजिए। मान लीजिए कि अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत चलाई, तो अब हम जो हो गए एक उपनिवेशिक देश हो गए। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब एक देश किसी दूसरे देश पर, ठीक है, जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाए और उसका सरकार जो है, ठीक है, उसके सरकार को हटा के अपनी सरकार को वहां क्या करे, स्टैब्लिश करे और उस देश के ऊपर पूरा कंट्रोल अपना रखे, तो इसी को उपनिवेशवाद बोलते हैं। सिंपली तौर पे बोल सकते हैं कि जब एक बहुत ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर क्या करता है, अपनी हुकूमत का चलाता है, अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाता है, उसको कंट्रोल करता है, वहां की राजनीतिक, व्यापारिक और हर प्रकार के तंत्र को कंट्रोल करता है, तो उसे हम औपनिवेशिक सरकार कहते हैं। तो बहुत समय, लंबे समय तक अंग्रेज यहाँ रह चुके थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा था कि भाई कितना दिन रहोगे, 200 साल तक तुम लोग शासन किया है। अगर देखिए सिंपली आप जानिएगा तो 190 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, तो हम लोग अप्रोक्स 200 मान के चलते हैं। तो 200 सालों तक आपने यहाँ शासन किया, यहाँ की संसाधनों को अपने व्यापार में लगाया, बहुत बोल सकते हैं कि फ्रीली रूप से आपने इसका यूज किया। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को आपने बहुत तिल तिल करके मारा। आपने इतना टैक्स लिया कि अपने देश को आपने एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकास किया और भारत को एक बोल सकते हैं पिछड़ा देश बना के रख दिया। तो यहाँ के लोग जो थे, भारतीय लोग जो थे, वो अंग्रेजी शासन के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। क्या क्या प्रभावित हुआ था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों चीजें जो थी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। इसके बाद बोलता है जनता अब और अधिक शोषण सहने को तैयार नहीं थी। देखिए कितना भी हो, अगर आपके ऊपर रोज कोई ना कोई मतलब दबाव डाले, आप ही के घर में अगर कोई बाहर से आकर व्यक्ति आपको बोले कि चलो झाड़ू मारो, चलो ये करो, चलो वो करो, चलो मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए ये कर दो, ठीक है, मेरे लिए बिस्तर लगा दो, मेरे कपड़े धो दो, तो आप उसका मजा है, आप मतलब आप समझ रहे हो उसका हिम्मत कितना ज्यादा होगा। तो कुछ ऐसा ही अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे। देश हमारा, लोग हमारे, शासन उनका, पैसा हमारा, संसाधन हमारा, कंट्रोल उनका। तो ये कितना दिन तक हम बर्दाश्त करेंगे? जैसे जैसे भारतीय लोग शिक्षित होते गए, उनको पता चलने लगा कि हम लोग किस स्तर पे गिरे हुए हैं और फिर से हमें अपने उस स्तर को प्राप्त करना है जहां आज अंग्रेजों का स्थान है। कि हमारा देश होते हुए भी हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से कहीं जा नहीं सकते हैं। हमारा देश होते हुए भी हम कुछ भी ऐसे काम नहीं कर सकते हैं बिना अंग्रेजों के परमिशन के। तो सोचिए कितना ज्यादा मतलब डीपली अंग्रेजों ने हमारे राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर कब्जा किया हुआ था। तो ये सब के कारण क्या हुआ कि भारतीय लोग जो थे, अब युवा थे तो वो मानेंगे नहीं ना, वो शिक्षित हो चुके हैं और उनका सपोर्ट है एक बड़े व्यक्ति का जिसका नाम था महात्मा गांधी। तो क्यों वो कंट्रोल करेंगे? इसलिए युवाओं ने यह डिसाइड किया कि इस बार चाहे तो आर या तो पार। इसलिए महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको कमेंट्स में बताना है कि उन्होंने ये नारा कहां दिया था, किस स्थान पे यह नारा उन्होंने दिया था। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? पहले तो ये जान लीजिए ये समझौता क्यों हुआ था। बहुत बच्चे जानते होंगे हाँ हाँ ये समय हुआ होगा, लेकिन क्यों हुआ था उसको डिटेल्स में जान लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इरविन को, उस समय इरविन जो थे यहाँ के बोल सकते हैं कि मुख्य ये थे, कर्ता धर्ता थे। तो इरविन को उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि इरविन के समय में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था। तो महात्मा गांधी ने इरविन को इरविन की बातों को मानने में रेडी कर लिया, लेकिन उनको कुछ शर्त दी। अब शर्त क्या था वो भी जान लीजिए।
पहला शर्त था कि जो भी व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार किए हैं क्रांतिकारी के रूप में, और जो गैर हिंसात्मक रूप से जेल में पड़े हुए हैं, उनको आप रिहा करिएगा। मतलब क्या कि वैसे लोग, वैसे क्रांतिकारी लोग जिन्होंने कोई हिंसा नहीं किया, बस वो क्रांतिकारी थे, कोई आंदोलन कर रहे थे और उनको उठा के अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, तो उस तरह के लोगों को आपको बाहर निकालना होगा। ठीक है, जेल से बाहर निकालना होगा, उनको रिहा करना होगा। दूसरा कि उनकी संपत्ति को जो आपने जब्त कर लिया है उसको आपको रिलीज करना होगा, आप संपत्ति उनका वापस करिएगा। तीसरा कि कुछ टैक्स जो आपने बढ़ाया है किसानों पर, और मुख्य रूप से युवाओं को आप बहुत ज्यादा छूट नहीं दे रहे हैं, तो इनमें भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सहूलियत दिखाना होगा। तो इस चीज के लिए महात्मा गांधी ने इरविन के सामने ये प्रस्ताव रखा। इरविन इन चीजों से रेडी हो गए थे, और ये पहली बार था जहां अंग्रेजों के साथ भारत का कोई नेता, बोल सकते हैं, बराबर के हकदार के रूप में बैठ रहा था। और आप फोटो में देखिएगा कि यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, जहां पर महात्मा गांधी एक और बैठे हुए हैं, और यहाँ पर महात्मा गांधी है और उनके सहयोगी दल है, इधर अंग्रेज बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन में, एक ही कतार में बैठे हुए हैं। तो ये पहली बार था जहां पर भारतीयों को एक लेवल पे रखा गया था और सब एक साथ बैठे हुए थे, और ये समझौता हो रहा था किसका, ये समझौता हो रहा था दूसरा गोलमेज सम्मेलन का। ये सम्मेलन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन बोल सकते हैं कि ये किस्मत मानिए या फिर अंग्रेजों का चाल, कि इसमें महात्मा गांधी जो उपेक्षा लेके गए थे वो पूरा नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। लेकिन सफल तो नहीं हुआ, और इससे एक प्रभाव पड़ गया, लेकिन कि महात्मा गांधी समझ गए कि अंग्रेजों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। वो एक्चुअली गए थे अपना प्रस्ताव लेकर के कि भारत की आजादी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक बात नहीं सुनी, बस वो अपने राग अलाप रहे थे, अपनी बातों को कह रहे थे। तो वही बात था कि अंधा को लाठी दे दीजिए या अंधा को आप सांप दे दीजिए, उसको दुनिया अंधेरा ही दिखता है। तो वही काम ये कर रहे थे। तो महात्मा गांधी निराश होकर लौटे थे यहाँ पर, तो कोई वजह ही नहीं था, क्योंकि उनकी बातों को कोई सुनने वाला था नहीं। देखिए सब अंग्रेज जो है अपने फोटो खिंचाने में व्यस्त है, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, महात्मा गांधी को देख रहे हैं, वो कितने साधारण से एकदम नॉर्मल सा बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी सबको क्या करना है, फोटो शूट करवाना। देखिए यहाँ चुछुंदर सबको किस तरह करके ये लोग क्या है, अपना फोटो सेशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे नेता बहुत ही शांत और शालीनता से क्या कर रहे हैं कि मीटिंग को के होने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से अंग्रेज जो थे ना, वो मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि एक गलत तरीका से क्या करते थे, हमारे लोगों को ट्रीट करते थे। अब देखिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, उसमें हम लोग जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा ये जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इसका डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। अब आपको पहले के क्लास में मैंने बताया है कि चंपारण होने का मुख्य कारण क्या था। चंपारण आंदोलन का हुआ था ये कि, अगर नहीं पता है तो भी जान लीजिए, और पता है तो फिर से रिपीट कर लीजिए, कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति था, और वो रहने वाला था चंपारण जिला का, जो बिहार में आता है। तो यहाँ पर लगातार अंग्रेज क्या कर रहे थे, लोगों को, जितने भी बोल सकते हैं चंपारण के जो किसान थे, उन पे दबाव डाला जा रहा था। अंग्रेज ये दबाव डाल रहे थे कि आप लोग को अपने जमीन के 15% भाग में सिर्फ नील का खेती करना होगा, और इससे वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा नाखुश थे। उनको जबरन ये खेती करना पड़ता था। अब ये क्यों करना पड़ता था भाई, और इससे वो नाखुश क्यों थे, क्योंकि इस खेती में मिट्टी बहुत जल्दी क्या होती थी, बर्बाद हो जाती थी, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती थी और बंजर हो जाती थी, और इससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए किसानों को एक तरफ टैक्स भी भरना पड़ता था, जो अपनी खेती का उसका टैक्स भी भरना है इनको, साथ ही साथ ये जो बोल सकते हैं नील का खेती भी करना है, और एक तरह से बोल सकते हैं इसको तीन कठिया प्रणाली भी कहा जाता था। तीन कठिया प्रणाली क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर किसानों को 3/20 के अनुपात में अपने खेतों में नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इस खेती से क्या होता था कि किसान बहुत नाखुश रहते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि टैक्स बढ़ाया गया। ठीक है, किसानों पर टैक्स भी बढ़ाया गया, उनको सबसे इंपॉर्टेंट था कि उनको नील का खेती के लिए मजबूर किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात था कि किसानों के साथ लगान वसूली का जो क्रम था ना, वो लगातार बढ़ते गया, उनको लगान में कोई छूट ही नहीं मिलता था। चौथा इंपॉर्टेंट कारण था कि अंग्रेज जो थे, किसानों के साथ साथ यहाँ पर जो साहूकार होते थे ना, उनको भी टॉलरेट करने में पीछे नहीं हटे, उनको भी वो टाइट बोल सकते करके रखे हुए थे कि भाई तुम्हारा भी काम है कि तुमको क्या करना है, दबाव बनाना है, किस पर दबाव बनाना है, किसानों पर। तो कहीं ना कहीं
जो था ये वहां के लोगों को निराश कर रहा था। लेकिन वो करते भी क्या, मान लीजिए कि कोई बड़ा चेहरा नहीं था उनके पास, लेकिन जब राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी के बारे में सुना कि एक नेता आया हुआ है, 1915 में चूंकि महात्मा गांधी आ चुके थे, कि एक नेता आया हुआ है जो अहिंसा के रास्ते पर कानून के दायरे में रह करके लोगों का अधिकार दिला सकता है, तो राजकुमार शुक्ला बिना लेट किए लगभग 1 से 1.5 साल तक महात्मा गांधी के पीछे रहे और अंततः 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाया गया और उनको डिटेल से हर बातों को बताया गया कि किस तरह अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों का टेंशन बढ़ा दिया है, किस तरह अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों का टैक्स बढ़ा करके उन्हें जबरन खेती करवाया जा रहा है, उन पर हर चीज का बोझ बढ़ाया जा रहा है। और एक तरह से बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना कि गन्ना से रस निकलने के बाद उस गन्ने को फिर निचोड़ा जाता है, वैसे वहां के किसानों को निचोड़ा जा रहा था। तो जब महात्मा गांधी ने इन चीजों को समझा तो वो बहुत उग्र हुए और उन्होंने बकायदा इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अंग्रेजों को जब ये बात का पता चला ना, तो वो महात्मा गांधी को तुरंत नोटिस जारी करते हैं और नोटिस में ये था कि आपको 1 दिन के अंदर चंपारण खाली करना होगा, चंपारण जिला से बाहर निकलना होगा। लेकिन महात्मा गांधी बाहर नहीं निकलते हैं और अंततः महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पहले के वीडियो में आपको वहां बताया गया कि महात्मा गांधी ने पहली बार कब उनको जेल भेजा गया, तो यही वो समय था जब महात्मा गांधी को एक कानून तोड़ने के कारण उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो अगर इसका आंसर जनरली देखिएगा तो इसका आंसर क्या था, नील किसानों की समस्या। तो यहाँ क्या था, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, नील किसानों की समस्या, मतलब नील की खेती करने के लिए जो उनको मजबूर किया जा रहा था ना, उसी कारण से। कई जगह पे इसको इंडिगो की खेती भी बोला जाता है, इंग्लिश में तो इंडिगो होता है। और नील क्या होता है वो भी जान लीजिए। आज जो आप वो कहते हैं ना 2 बूंद वाला उजाला, तो उसी का एक मतलब रूप था। उस समय नील का खेती होता था, उस समय सिंथेटिक नील नहीं बना था जो कपड़े, सफेद कपड़ों को नीला करने के लिए यूज किया जाता है। बच्चे नहीं होते स्कूल जाते हैं या कोई बोल सकते हैं कि पर्व त्योहार में लोग कपड़े पहनते हैं, उसमें नील लगा होता है ना, तो वही नील का खेती हो रहा था। तो उस समय नील की खेती होती थी। बाद में जाके जर्मनी और बोल सकते हैं कि फ्रांस जैसे देश क्या किए, इसको वैज्ञानिक तरीके से रसायनों द्वारा इसको बनाने लगे, नहीं तो पहले इसका खेती होता था। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें ये बताता है कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की। पहले तो ये जान लीजिए, शिवाजी महाराज को किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनको लगभग पूरा भारत क्या पूरा विश्व जानता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक छोटे से साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य बना दिया, जिसने एक छोटे से राजा के रूप में तो बोल सकते राज्याभिषेक करवाया था, लेकिन जब इनको राजा का मतलब पता चला ना, तो इन्होंने खुद अपने नाम के आगे छत्रपति लगा दिया। छत्रपति जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। तो इसने बोल सकते हैं कि औरंगजेब को टक्कर दे दिया था। इसने उसके औरंगजेब के मामा जो थे उनको इसने हरा दिया था, या बोल सकते हैं उनको इन्होंने डरा के भगा दिया। इतना ताकतवर व्यक्ति था ये ऐसा व्यक्ति था जिसने अकेले मुगल साम्राज्य के नाक में दम कर दिया था। तो जनरली हुआ क्या था, पहले तो ये जान लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे इन्होंने मराठा साम्राज्य क्यों तैयार किया। देखिए अगर मराठा का देखिएगा तो ये जो है आपको वेस्ट की साइड में मिलेगा, भारत के वेस्ट साइड में इनका स्थापना हुआ। और चूंकि जब ये स्थापित हुए, जब बोल सकते हैं इन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत छोटा सा था, तो इनके पिताजी ही जो थे ना वो दूसरे बोल सकते हैं कि मुगलों के अधीन रहने वाले राजा के अंडर में काम करते थे, तो छोटे मोटे साम्राज्य के राजा थे इनके पिताजी। तो इन्होंने अपने पिताजी से बकायदा परमिशन लिया, इनकी माँ भी इनका बहुत साथ दी, और ये एक नए राज्य को मतलब कि मराठा साम्राज्य को स्थापित करने के लिए निकल पड़े अपने राज शासन में। तो छोटा मोटा घर था, वहीं पर उसको धीरे धीरे इन्होंने किला बनाया और वहीं से फिर था मराठा साम्राज्य का स्थापना किया। तो जब ये मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो इन्होंने बहुत कुछ बोल सकते हैं लक्ष्य बनाया। सबसे पहला लक्ष्य था कि मुगलों को उनकी औकात दिखाना। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू साम्राज्य को या बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। इन्होंने क्या किया, धार्मिक रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया, और जो एक महाराजा करता है ना वो हर काम किया इन्होंने हिंदुओं का संरक्षण किया। साथ ही साथ इन्होंने मुगलों के सेना के साथ बहुत बोल सकते हैं कड़ा युद्ध किया। कई बार मुगलों के साथ इनका संघर्ष हुआ, कई बार मुगल जो थे इनके साथ बोल सकते हैं कि समझौता करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ये मानने वाले नहीं थे। इनको ये चाहिए था कि हम ऐसा बनेंगे या हम ऐसा साम्राज्य को बनाना चाहते हैं जहां मुगलों को हमारे नाम से खौफ हो। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि जब बोल सकते हैं शिवाजी महाराज जो थे ना,
जब इन्होंने युद्ध करना शुरू किया तो इन्होंने लगभग 100 किलो को अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया था, और ये बहुत एक उग्र रूप से और एक प्रतापी राजा के रूप में उभरे थे। तो कहीं न कहीं इनको आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा राजा जो एक बोल सकते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड था, और वो इस समय आया था जब मुगलों का शासन यहाँ चल रहा था, जब मुगल बहुत पावरफुल थे। तब ये एक मात्र एक ऐसा राजा बन के उभरा जिसने मुगलों को धूल चटाई थी। तो जनरली क्वेश्चन है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की? तो इसका आंसर होता है 1674। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1674। याद रखिएगा, शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में की थी। अब देखिए, इससे रिलेटेड और कुछ बात है तो उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आगे इसके बारे में और क्या बताया जाता है कि मराठा गौरव का ये उत्थान कर रहे थे, क्योंकि आपको पहले बता दिया कि मुगल साम्राज्य लगातार अत्याचार कर रहे थे हमारे ऊपर। उसके बाद था विदेशी शासकों से मुक्ति। मतलब क्या था कि जब अंग्रेज आने से पहले ही आप यहाँ देखिएगा कि जब इनका शासन तंत्र चल रहा था, शिवाजी महाराज का, तो उससे पहले बहुत विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए हैं, और उन्होंने लगातार यहाँ के बोल सकते हैं कस्बों को, गांवों को, शहरों को, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में हिंदू बसते थे, उनको डैमेज किया था। उनके साथ बहुत बदसलूकी की, बहुत ज्यादा लूटपाट मचाया। तो कहीं न कहीं एक ऐसा राजा का जरूरत था जो इनकी सुरक्षा कर सके, जो बोल सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का विकास तो करना ही है, साथ ही साथ एक संप्रदाय की रक्षा करनी है जो बहुत दिनों से चलता आ रहा था। तो इन्होंने विदेशी शासकों से मुक्ति के लिए भी एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं संग्राम किया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया। आपको पता है कि मुगल जो थे वो हमसे टैक्स लेते थे, जजिया कर। ठीक है, हम भारतीयों से टैक्स लेते थे जजिया कर, कि जो गैर मुसलमान है उनको जजिया कर देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक ऐसा सपना देखा, या बोल सकते हैं इन्होंने एक ऐसा प्रतिज्ञा लिया जहां पर लोग स्वतंत्र होकर के अपनी धार्मिक पूजा को कर सके, लोग स्वतंत्र रहे और आराम से लोग जो है वो ईश्वर को, भगवान को, और जो जिस धर्म को मानता है उसको आराम से मान सके। तो इन्होंने सभी धर्मों का भी सम्मान किया था, लेकिन इनका मेन थॉट ये था कि हम मुगल से कभी हारेंगे नहीं, और मुगल को इन्होंने बहुत अच्छा सबक सिखाया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए, अजंता की गुफा को जब हम लोग जान रहे हैं तो जान लीजिए कि अजंता गुफा क्यों इतना प्रचलित है। क्योंकि ये एक बौद्ध धर्म का एक बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्योंकि आप जाइएगा जब अजंता गुफा, कभी मौका लगे, ऐसे जान लीजिए कि कभी मौका लगे जाइएगा, तो वहां पर टोटल 30 गुफाएं हैं। इस अजंता गुफाओं में 30 अलग अलग हॉल है, और ये हॉल जो है ये दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये 30 हॉलों को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जहां एक तरफ बोल सकते हैं कि मठ बनाया गया है, विहार जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक तरफ जो है वो चैत्य गृह बनाया गया है। अब ये चैत्य गृह क्या होता है? अगर मठ देख ले तो मठ है भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने का स्थान था। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुक होते थे ना, ये लोग आकर के क्या करते थे, ये लोग आकर के यहाँ पर अपना जाप करते थे, यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करते थे। पूजा अर्चना तो नहीं बोल सकते, कि पूजा अर्चना जो है वो चैत्य गृह में होता था। तो चैत्य गृह जो स्तूप हॉल था, वहां पर ये लोग पूजा वूजा करते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो विहार था, जो मठ था, वहां पर ये लोग क्या करते थे, अंतर ध्यान होते थे। ठीक है, अंतर ध्यान दैट मीन्स कि ये लोग तप में, या अपना बोल सकते हैं अंतर आंख बंद करके वो बौद्ध धर्म का जो भी प्रक्रिया होता है उसको करते थे। उसके बाद बोलता है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किसके लिए, मतलब इसका पर्पस क्या था इसको बनाने का? तो पर्पस था बौद्ध धर्म के भिक्षुक जो होते थे यहाँ आकर के ठहरते थे। अब क्यों ठहरते थे भाई? देखिए, होता क्या है कि आप देखिएगा कि बरसात के समय में जितने भी बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, वो अब साल भर वो लोग क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और धर्म प्रचार करते हैं। लेकिन बरसात के समय में ये कहीं नहीं जा सकते थे, तो इनको एक क्या चाहिए था, एक स्थान जहां ये रुक सके। तो उन स्थानों में ये अजंता की गुफा जो थी, ये बहुत उनके लिए परफेक्ट था। तो ये अजंता की गुफाओं में रहते थे जब तक बारिश होता था, फिर मानसून गया, फिर ये लोग अपना भिक्षा के लिए आगे बढ़ जाते थे, या भिक्षा के लिए फिर ये पूरे देश में भ्रमण करते थे, विश्व में कहीं भी जाना था तो जाते थे। नहीं तो बाकी समय ये कहाँ रहते थे, जब मानसून का समय चलता था ये अजंता गुफाओं में रहते थे, और यहाँ पर रह के वो क्या करते थे, वो बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते थे। अब एक क्वेश्चन फिर आपसे मैं बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का पवित्र किताब का क्या नाम है, पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के
सबसे पवित्र किताब का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका भी आंसर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? अब कब की से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों की, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, सुभाष चंद्र बोस से पहले रास बिहारी बोस ने जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना की है। ठीक है, कहां पर किया है? जापान में। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसको पूर्ण रूप से संगठित किया। ये एक ऐसा बटालियन था, ये एक ऐसा फौज का ग्रुप था जहां पर पहली बार महिलाओं के लिए भी बटालियन बनाया गया। जनरल सा बात है कि ये कब हुआ था वो भी बता दे रहे हैं। देखिए ये इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापान और जर्मनी का बहुत बड़ा समर्थन था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जो बोल सकते हैं कि उग्र स्वभाव के थे, जिनको शांति से कोई चीज को हल करना नहीं आता था। ये हर चीज में क्या करते थे, जहां भी अंग्रेज मिला उनको ठोको। और ये चाहते थे कि अगर अंग्रेज शांति से नहीं जा सकते हैं भारत से, तो अगर युद्ध से ही तो युद्ध ही करेंगे, लेकिन अंग्रेजों को हम छोड़ने वाले हैं नहीं। बहुत दिनों तक आपने शासन किया, बहुत दिनों तक हमारा कम रखा हुआ चीजों को, हमारा बोल सकते हैं कि उन संसाधनों का उपयोग किया, हमारा बनाया हुआ पूरा देश को आपने लूटा, हमारे देश के हर संसाधन को लूटा। तो अब आपको यहां से जाना होगा, ये सोच था किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इन्होंने सिंपली क्या किया, इन्होंने पहली बार जापान में 1942 में एक भाषण दिया, और इस भाषण में उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। साथ ही साथ एक और नारा दिया जिसमें उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये दोनों नारा इतना फेमस हुआ, इतना पावरफुल नारा था कि 45,000 की संख्या वाला जो सेना ग्रुप था, जो आजाद हिंद फौज था, उसके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो गई। अब ये लोग जो थे वो लोग थे, ठीक है। अब बात यह है कि 45,000 भारतीय सेना यहां आई कहां से, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो जनरली क्या हुआ था कि दूसरा विश्व युद्ध में जो जापान था, उसने ब्रिटिश के तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, उनको इन लोगों ने क्या किया था, पकड़ लिया था, कैद कर लिया था। तो जब ये बात सुभाष चंद्र बोस जी को पता चली, रास बिहारी बोस जी को पता चला, तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि क्यों ना उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए और उन्हें अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या किया जाए, मतलब बोल सकते हैं उनको एक तरह से जागृत किया जाए, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने देश के आजादी के लिए और अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए प्रेरणा दिया जाए। और इसी को लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने और बोल सकते हैं रास बिहारी बोस जी ने बहुत बड़ा, बोल सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में पूरे विश्व का दौरा किया। और खास करके जापान जब इसके लिए तैयार हुआ, इससे पहले सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, वो भारत की आजादी के डिमांड को लेकर के या इसकी हेल्प के लिए ये जर्मनी भी गए थे। बाकायदा हिटलर से भी इन्होंने क्या बोल सकते हैं मुलाकात की थी, लेकिन हिटलर इसमें आनाकानी कर रहे थे, तो ये जापान गए, जहां जापान से इनको बहुत समर्थन मिला। जापानी सरकार ने बोल सकते हैं कि अंग्रेजों को हराने के लिए भारतीयों का साथ दिया, ठीक है, और भारतीयों को हर सुविधा दिया, यहां तक कि ट्रेनिंग जो था वो भी दिलवाया, यहां तक कि अच्छी किस्म के जो कपड़े होते हैं, अच्छे अच्छे हथियार होते हैं, वो सभी कुछ भारतीय सैनिकों को दिया गया जापानियों द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों को जिस तरह से हराना है उसका पूरा बोल सकते हैं मैपिंग किया, पूरा जो युद्ध करना किस तरह है, किस तरह से हमें अटैक करना है, अंग्रेजों से कहां कहां वो कमजोर है, कहां पर उनको ज्यादा बोल सकते हैं हानि हो सकता है, ये सभी चीजों को उन्होंने अपने लोगों के साथ शेयर किया था। तो जनरली अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की, तो इसका आंसर क्या रखिएगा, 1942, याद रखिएगा 1942 को किया गया है। अब देखिए इसके आगे के बारे में अगर कुछ है एक्स्ट्रा तो वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसके आगे के बारे में जो भी बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बारे में और कुछ बोला जा रहा है कि आजाद हिंद फौज, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आईएनए भी बोलते हैं, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह फौज द्वितीय विश्व युद्ध, मैंने आपको बताया कि दूसरे विश्व युद्ध में यह हुआ था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करना था। देखिए जनरली सब बात है कि सुभाष चंद्र बोस यही चाहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, सीधा तौर पर, कि अंग्रेज ऐसे प्यार की बोली समझने वाले नहीं है। जितना दिन से महात्मा गांधी उनको गाना सुना रहे थे वो उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो अब बात था कि अब डायरेक्ट हिट टू हिट होगा, ठीक है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें सैनिकों की लगभग संख्या 45,000 थी। अब इसी में पहली बार भारत के लिए, या बोल सकते हैं ये पहली बार एक ऐसी बटालियन थी जहां पर लड़कियों का या महिलाओं का रेजिमेंट बनाया गया, महिलाओं के लिए रेजिमेंट बनाया गया था, ठीक है। ये पहला दफा था ऐसा।
और उस रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट। और इस रेजिमेंट में महिलाओं का एक विशेष टुकड़ी होता था, और इस टुकड़ी का नेतृत्व जो थी वो कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था इनका? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको कि बताइए रानी झांसी रेजिमेंट की जो नेतृत्वकर्ता थी उसका नाम क्या था? तो नाम क्या था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल रानी झांसी रेजिमेंट की क्या थी? नेतृत्वकर्ता थी। और ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था आजाद हिंद फौज का पार्ट था, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, या जिसको हम लोग आईएनए बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद का अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये बोलता है होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये होम रूल है क्या। होम मतलब क्या होता है? घर, और रूल मतलब नियम कानून। तो होम रूल का अर्थ ही होता है जब अपने घर का शासन खुद से चलाना। जैसे आपके घर का शासन कौन चलाते हैं? पापा चलाते हैं, मम्मी चलाती है, कोई यही दोनों में से चलाते होंगे, या दादाजी चलाते होंगे, या दादी चलाती होगी, क्योंकि वो अपना घर है। अगर ऐसा हो कि आपका घर का शासन कोई बगल वाला चलाए तो आपको अच्छा लगेगा? मान लीजिए आपका घर का शासन जो है वो आपके पड़ोसी चलाएंगे, आपको ये अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। या आप ही का घर का शासन कोई दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति चलाएगा, कोई अमेरिका से आया हुआ व्यक्ति चलाएगा कि तुमको आज खाना में ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, वो रूम जाओ, ये रूम जाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि वो गेस्ट है भाई, गेस्ट जैसा रहो, उसके बाद अपना चले जाओ। अगर गेस्ट के रूप में आए तो कुछ दिन रहो, जो दे रहे खाओ पियो आराम से, और फिर वापस चले जाओ। तो ऐसा ही कुछ नियम था यहाँ पर। तो ये गरम दल बोल सकते हैं, जो गरम दल के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा ये होम रूल लीग आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वो किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अब आपको टिक मारना है डी नंबर, जिसमें लिखा है क्या? इनमें से दोनों। तो इसका याद रखिएगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। गांधी जी ने इसका नहीं संस्थापना किया है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अगला देखिए इसके बारे में अगर कुछ और हम लोग देखते हैं क्या निकलता है, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में। बोलता है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जो भारत में स्वशासन, स्वशासन वही सेल्फ गवर्नमेंट, जो अपने से संभालना। तो भारतीय लोग ये पसंद नहीं करते थे, खास करके बाल गंगाधर तिलक को ये पसंद नहीं था कि कोई बाहर का आया हुआ व्यक्ति हम पर कानून चलाए, हम पर क्या करे, दबाव डाले कि ऐसा करना है, वैसा करना है, नया कानून लाना है, और वो अपने हिसाब से पूरे देश को कंट्रोल करे। ये इनको पसंद नहीं था। इनका ये कहना था कि जब हमारा देश है तो हम इसका कंट्रोल करेंगे, कोई तीसरा माइकालाल नहीं है जो इसको कंट्रोल करेगा। इसलिए तो ये गरम दल के नेता थे। जो नरम दल के नेता थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, मोरारजी देसाई थे, बदरुद्दीन तैयब साहब थे। जबकि ये जो थे लाल बाल पाल, ठीक है, ये लोग क्या थे? ये लोग गरम दल के नेता थे। ये इनका शरीर में जोश रहता था कि अंग्रेज एक बार आओ तुम और हमको कुछ बोलो, उसका तुमको हम फोड़ के रख देंगे। तो ये मानने वाले लोगों में नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हमारा देश है, हम सेल्फ गवर्नमेंट की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अंग्रेजों के आधार पर नहीं चलेंगे। उसके बाद क्या था? तो ये मांग लेकर शुरू हुआ था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए यह आंदोलन शुरू हुआ था 1916 से 1918 में। क्या डेट है याद रखिए, 1916 से 1918, मतलब 2 साल तक ये आंदोलन चला था, 1916 से लेकर 1918 तक। ठीक है, तो 1916 से 1918 तक चला। इसका कर्ता धर्ता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको क्या किया था? इसके कर्ता धर्ता थे। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करता है वो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने जय हिंद का नारा दिया था? अब ये तो भाई अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद, ये किसने नारा दिया होगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया होगा। सिंपली रूप से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और ये कहां दिया था? ये उन्होंने जापान में दिया था। कहां पर दिया था? जापान में दिया था। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि जापान में कहां से इन्होंने ये नारा दिया था? ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के किस जगह से ये नारा दिया था कि जय हिंद, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर लिख के जरूर से जरूर देना है। तब ना पता चलेगा कि आप एक्चुअली में कितना वीडियोस को ध्यान से देखते हैं और कितना अच्छा से हर चीज को वेरीफाई करते हैं। नहीं तो फिर एग्जाम में थोड़ा लिखिएगा कुछ ऐसा चीज जिसमें क्या हो कि भोजपुरी गाना आ जाए, बॉलीवुड गाना आ जाए, क्योंकि ये सब ट्रेंड आज ज्यादा चल रहे हैं, या रील्स को देख के फालतू का टाइम वेस्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? जनरली इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा?
मोहनजोदाड़ो। क्या आंसर होगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो बोल सकते हैं कि मुख्य नगर क्यों मोहनजोदाड़ो को बोला गया था, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। जनरल सा बात है कि आप हड़प्पा सभ्यता की बातों को बहुत बार सुने होंगे, बहुत चीजों को पहले पढ़े होंगे, और बहुत बोल सकते हैं गहराई से इनको आपको जानने का जरूरत है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको कंट्रोल्ड करना पड़ता है अपने दिमाग पर और सही आंसर देना पड़ता है। अब जैसे अभी आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर में किसको हम लोग टिक लगाए? मोहनजोदाड़ो को। उसके ऊपर क्या था? हड़प्पा खुद था, उसके नीचे लोथल था। तो ये सब भी मुख्य शहर है, ऐसा नहीं कि ये सब मुख्य शहर नहीं है, लेकिन मोहनजोदाड़ो को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया वो जानते हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो जो है ना, वो एक ऐसा जगह है जिसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बहुत ज्यादा मात्रा में मानव कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव कंकाल मिले हैं। और चूंकि मानव कंकाल मिला है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक मानव बड़ी बस्ती होगी, और मानव बड़ी बस्ती होने का मतलब क्या होता है कि वहां बहुत सारे लोग रहते होंगे, वहां लोगों का आवाजाही ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बोल सकते हैं कि कई दुकानें भी मिली है, बहुत सारा दुकान भी मिला है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि ये एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, ये एक शहरी सभ्यता है। चारों ओर आपको ग्रिड प्रणाली में बना हुआ सड़क है, उसके अलावा पानी को निकालने का एक सही स्रोत है, और इसके अलावा क्या है कि एक सबसे बड़ा जो स्नानागार है, सबसे बड़ा जो स्नानागार मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाथ टब या बोल सकते हैं, तो जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो भी यहाँ मिला है। इसके अलावा बोल सकते हैं कि नृत्य करती हुई एक महिला का मूर्ति भी मिला है, ठीक है, जिसका लंबाई जो है 1.6 मीटर का है। तो ये सभी चीजें यहाँ मिली। इसके अलावा कई विदेशी मोहरे भी मिले, खास करके मेसोपोटामिया का कुछ साक्ष्य भी मिला है, कई बोल सकते हैं कि अनाज के भंडार भी मिले यहाँ पर। और जिस तरह से ये सभ्यता को देखा गया, या जब इसको रिसर्चरों ने क्या किया, इसके बारे में अच्छा से जानकारी हासिल किया, तो उनको ये स्थान जो था, जो मोहनजोदाड़ो है, ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं अन्य जगहों से बहुत अपग्रेडेड लगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर भारत में बोला जाएगा कि सबसे अपग्रेडेड जगह क्या होगा, आप अगर आपको बोला जाए कि भारत में बताइए अगर कोई अत्याधुनिक क्षेत्र में जाना है, कोई अत्याधुनिक राज्य में जाना है, तो आप किसको मानिएगा? आप तो बोलिएगा ना कि चलो दिल्ली सबसे बेस्ट है, ठीक है, आप दिल्ली को सबसे इंपॉर्टेंट मानिएगा। लेकिन नहीं, दिल्ली जो है वो सबसे बेस्ट जगह है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये सब क्या है? फेमस जगह है जो अपग्रेडेड है। सिंपल यही बोलिएगा। तो उसी दौरान जब बोल सकते हैं कि रखालदास बनर्जी, फिर उसके बाद दयाराम साहनी, ठीक है, इन लोगों ने जब रिसर्च किया तो इनकी रिसर्चों में जो चीज सामने आई, इसमें मोहनजोदाड़ो जो था ये सबसे अत्याधुनिक शहर के रूप में देखा गया। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, उसमें क्या बोला जाता है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? इससे पहले जान लीजिए अंग्रेजी शिक्षा का बारे में चार्टर अधिनियम में भी बात कहा गया था, ठीक है, लेकिन उस समय उतना फुलफिल नहीं था। अब इसमें थोड़ा ठोस पूर्वक बात रखा गया है। क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? अब अंग्रेजी शिक्षा का नींव क्यों रखा गया वो भी जानना जरूरी है कि अंग्रेजों को क्या ऐसा भूत चढ़ गया कि भारतीयों को वो पढ़ाना लिखाना के बारे में सोचने लगे, जिन पर वो कानून बतियाते थे, जिन पर वो जिनको गुलाम बना के रखे थे, उनको पढ़ाने का क्या जरूरत पड़ गया? एक्चुअली में हुआ क्या था कि अंग्रेज जब यहाँ आए तो अंग्रेजों की भाषा क्या थी? इंग्लिश। भारतीय लोग की भाषा अपनी क्षेत्रीय भाषा थी। और देखिए भारत में 1700 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, तो यहाँ के लोगों की भाषा बहुत अलग थी, तो यहाँ से लोगों यहाँ के लोगों से काम लेना बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्यों नहीं रहेगा कि मान लीजिए आपको अगर पानी भी चाहिए तो आप वाटर वाटर बोलिएगा, तो यहाँ का आदमी गटर में जाकर आपको डाल दे। ठीक है, आप यहाँ के व्यक्ति को कुछ बोल रहे हैं, अगर अगला नहीं जानता है भाषा तो आपको कहाँ से उसके बारे में कुछ बताएगा? तो जबरन यहाँ के लोगों को ये लोग इशारा कर करके बताते हैं, इनको पानी चाहिए तो पानी के लिए बार बार कर रहे हैं वाटर वाटर, तो कोई दारू ला के दे दे रहा है। मान लीजिए शिक्षित नहीं है लोग, तो इसमें उनकी क्या गलती है भाई? आप अपना भाषा बोल रहे हैं, आपका भाषा को ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो विलियम बेंटिक ने सोचा कि इस तरह इन लोगों को काम करवाने में बहुत दिक्कत होता है, तो पहले इन लोगों को अपनी भाषा सिखाओ। ठीक है, देखिए हमारी भाषा वो नहीं सीखेंगे, अपनी भाषा हमें सिखाएंगे। तो पहले हमें क्या किया गया? उनकी भाषाओं को सिखाया गया, और वो फोर्स किए कि पहले अपनी भाषाओं को इनको सिखाओ फिर इनसे काम लो, नहीं तो इनको कुछ भी बोलोगे समझ में नहीं आएगा। और जनरल सा ये जो थे ना विलियम बेंटिक, देख रहे हैं कितना सुंदर सा चेहरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेयर एंड लवली लगा के बैठे हुए महाराज साहब। तो ये महाराज साहब ने क्या किया, एक नियम पारित किया, ठीक है, मैकॉले के कहने पर
उनके अध्यक्षता में एक नियम पारित किया कि भारतीय लोगों को जो उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करेंगे उनको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। जो उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करेंगे उनको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, और उसके बाद ही उनको सरकारी जॉब में छूट मिलेगा या सरकारी जॉब मिल सकता है, अन्यथा उन्हें सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। जो भी नौकरी होगा सरकार की तरफ से उसमें नहीं रखा जाएगा। तो जनरली अगर इसका आंसर आपको पूछेगा तो इसका आंसर आप क्या मारिएगा? इसका आंसर मारिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या था कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो ये वो महान पुरुष थे जिन्होंने, जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इससे पहले चार्टर अधिनियम में इस बात को रखा गया था कि यहाँ के लोगों को शिक्षित करना है, उन्हें अंग्रेजी भाषा सिखानी है ताकि आने वाले समय में उनसे काम लिया जा सके। तो ये इसमें था। देखिए इसके अलावा इसमें क्या बात है वो जान लेते थोड़ा डिटेल्स में। देखिए इसमें और बोलता है कि मैकॉले की सिफारिश, मैकॉले ने सिफारिश किया था कब? 1835 में, 1835 में, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में थॉमस बेमिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। क्या बनाया? एक समिति बनाया। और मैकॉले ने अपनी मैकॉले मिनट, ठीक है, मैकॉले मिनट नाम का एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें बताया गया कि भारतीयों के साथ अगर हमको कोलैप्स करना है, उनको लेकर के काम करना है, उनको खटवाना है, उनको उनसे हर काम लेना है, तो क्या क्या चीजों को करना चाहिए। तो पहला तो ये नियम रखा गया था भाई कि सबसे पहले भारतीयों को अपनी भाषा सिखाना है। दूसरा था कि इनको धीरे धीरे, जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको धीरे धीरे ईसाई में चेंज करना है, उनको धीरे धीरे ईसाई बनाना है, धर्म परिवर्तन करवाना है ताकि वो हमारी परंपराओं को फॉलो करे, हमारे तरह कपड़े को पहने। तब ना 1857 में जाके ये लोग लाल जूता खाते हैं, ऐसे नहीं लाल जूता खाए थे। तो ये सब चीज था। उसके बाद क्या था कि यहाँ के जो अच्छे मुस्टंडे लड़के थे ना, उनको ये अपनी सेना में शामिल कर रहे थे और उनको अपने जैसे कपड़े पहना करके उनको खुश कर लेते थे कि देखो तुम लोग भी मेरे जैसा बन गए, अब तुम लोग भी यहाँ के क्या हो, तुम लोग को एक काम सौंप दिया गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी गांव के किसी व्यक्ति को कोई बड़ा विधायक है और गांव के किसी व्यक्ति को बोल दे कि तुमको ये काम करना है, तो वो क्या करेगा? उस काम को लेकर बहुत सजग हो जाएगा। तो सिंपली तौर पे बोल सकते हैं कि जब मैकाले की सिफारिश हुई 1835 में, और इसको किसने किया था? इसको किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो उनकी सिफारिश के आधार पे क्या हुआ कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाने का प्रावधान रखा गया ताकि उनसे काम लिया जा सके। और इसी तरह से मैकाले और बोल सकते हैं विलियम बेंटिक जो था, कई और कदमों पर अपना बोल सकते हैं कि हस्तक्षेप करते हैं जहां पर वो भारतीयों के साथ मतलब अपने फायदे की बात को कर सकते थे और अंग्रेजों का हर काम आसानी से हो सकता था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिया और 10 क्वेश्चन से जो जुड़े हुए डिटेल्स थे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे उनको कंप्लीट किया। आशा है कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आता तो आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और डिटेल से आपको बता सकूं। और जितना ज्यादा आपको बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका बहुत अच्छा से निदान करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी डिटेल्स को और अच्छा से आपको समझा सके। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।